हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियो के कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फ़ेस की हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर सकते हो जब आप इंटरनेशनली बाहर ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से बाहर। मैंने जो भी प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं उन सारी चीज़ों को मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूँगा, डिटेल में शेयर करूँगा एंड उसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने क्या एक्शंस लिए हैं उस मोमेंट में एंड आप इन सारी चीज़ों से किस तरीके से बच सकते हो। मेरा नाम है शीश, मैं इस चैनल पर ट्रैवल वीडियोस बनाता हूं। अगर आपने मेरी ट्रैवल सीरीज़ नहीं देखी है तो मेरी सारी ट्रैवल सीरीज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे एंड उसके बाद मैंने कौन कौन से स्टेप्स लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं जिसको अपनाया एंड तीसरा सेक्शन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन सारी इश्यूज़ से किस तरीके से बच सकते हैं एंड क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो कंपैरेटिवली स्मूथ रहे। तो पहले सेक्शन में आते हैं, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए। पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैंने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने पास सेव करके रखा है एंड मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या इश्यूज़ जो हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान फेस किया है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये केवल नियो के कार्ड के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्ट्ररी टू दिस फैक्ट आप दूसरे किसी बैंक के कार्ड के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। मैंने भी फेस किया था, वो सारी डिटेल्स मैं आपको अभी शेयर करूँगा। तो मेरे एक ट्रैवल प्लान के हिसाब से मैं वियतनाम में ट्रैवल कर रहा था एंड ऑन वेंसडे, मंडे को मैंने वियतनाम एंटर किया था एंड वेंसडे को मैंने मंडे से वेंसडे तक अपने कार्ड को ट्राई किया। अलग अलग एटीएम्स में, अलग अलग थर्ड पार्टी एटीएम्स में भी ट्राई किया, पीओएस मशीन में ट्राई किया, बट कहीं पे भी नहीं चल रहा था। उससे पहले मैंने कुछ कंट्रीज़ ट्रैवल की थी एंड वहाँ पे ट्राई किया था, तो वहाँ पे मेरा कार्ड बहुत स्मूथली चल रहा था। पीओएस में ही नहीं, एटीएम मशीन में भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। मैं पैसे विड्रॉ भी कर पा रहा था एंड इसके अलावा मैं वायरलेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं टैप के थ्रू वो भी कर पा रहा था। तो मंडे को मैं वियतनाम में एंटर हुआ और 2 दिन ट्राई करने के बाद भी मेरा कार्ड नहीं चला। वेंसडे को मैंने नियो को एक मेल ड्रॉप किया, कीपिंग इक्विटास इन सीसी। मैंने उनको ये सारे इश्यूज़ बताएं एंड मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है एंड मुझे कार्ड जो है वो यूज़ करना है, तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या ऑल्टरनेट है जो मैं ट्राई कर सकता हूँ। बीच बीच में आपको स्क्रीन में इधर साइड में जो भी ईमेल्स में उनका रिस्पॉन्स आया है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में फ़ेस ना करना पड़े। तो वेंसडे को मैंने उनको एक मेल ड्रॉप किया जिस पे वेंसडे को ही एक रिप्लाई नियो की तरफ से आया कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस हम आपका जो अकाउंट डिटेल है उसको फेच नहीं कर सकते हैं, आप प्लीज़ इक्विटास के ईमेल एड्रेस पे मेल करें। उन्होंने मुझे एक ईमेल एड्रेस भी शेयर किया, मैंने फिर इक्विटास को मेल ड्रॉप किया एंड इसके बाद नियो ने टिकट को रिज़ॉल्व मार्क कर दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि नियो का एटलीस्ट मुझे आज तक कभी भी किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा नहीं है एंड उन्होंने फिर उसके बाद मुझसे कभी रिवर्ट करके पूछा भी नहीं कि सर आपका प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ तो कितने दिन लगे, क्या आप हमारे जो हमने आपको फीडबैक दी थी, हमने आपको जो मिटिगेशन प्लान दिए, क्या आप उससे खुश हैं या नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर उनको ना उन्होंने परवाह की और ना कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की। खैर, इक्विटास को मैंने एक मेल ड्रॉप किया नेक्स्ट डे एंड मैंने उनको बोला कि मुझे इस तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या आप इसका कोई ऑप्शन मुझे बता सकते हैं, क्या मुझे कोई ऑल्टरनेट बता सकते हैं। ये मेल मैंने उनको एग्जैक्टली नेक्स्ट डे पे किया था एंड उनका रिस्पॉन्स आया कि वी हैव डिक्लाइंड योर ट्रांजैक्शन यूजिंग योर डेबिट कार्ड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। उसके बाद मैंने इस मैटर को ऑलरेडी मैंने एस्केलेट करके रखा था ट्विटर पे। मैं बार बार वहाँ पे जो इनकी सोशल नेटवर्किंग टीम है उनके साथ भी कांटेक्ट में था एंड वहाँ से फिर मुझे एक मेल आया
कि सर क्या आप हमें अपना ट्रैवल प्लान शेयर कर सकते हैं। तो मैंने उनको अपना ट्रैवल प्लान शेयर किया। फिर उन्होंने मुझे एक ट्रैवल ऑथराइजेशन फॉर्म है, वो मैं फॉर्म स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कर दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। वो फॉर्म क्या आप हमें फिल करके आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका वीज़ा, आपका टिकट, आप कब एंट्री ले रहे हो कंट्री में, कब आप एग्ज़िट ले रहे हो कंट्री में, सारा कुछ उन्होंने मुझसे मांगा। आई डोंट नो, अगर आप साल में 10 कंट्री एक्सप्लोर कर रहे हो तो 10 बार ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना कितना कन्वीनियंट है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप एक कंपनी चला रहे हो, आपके पास बैंक अकाउंट है उस बैंक के अंदर, एंड ऑब्वियसली बैंक अकाउंट है तो आपके पास ऑलरेडी आधार और पैन, ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास होंगी। जो डिटेल्स आपके पास नहीं है वो मांगने का फिर भी समझ में आता है रीज़न, बट आधार चाहिए आपको, पैन कार्ड चाहिए, आप एक अकाउंट, आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेरे ईमेल एड्रेस, मेरे फ़ोन नंबर से ही एक्सेस कर सकते हो। बट फिर भी मैंने उनको अपनी सारी डिटेल्स शेयर की, अपने पासपोर्ट का डिटेल भी उनको शेयर किया एज अ रेफरेंस कि कल को ये ना बोले कि आपने पासपोर्ट का डिटेल नहीं शेयर किया, हमको वो भी चाहिए। तो मैंने पूरा का पूरा डिटेल उनको एक पूरा बंडल बना के ईमेल किया। ईमेल करने के बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं आया नेक्स्ट डे पे। तकरीबन 2 वर्किंग डेज़ के बाद मैंने उनको एक मेल ड्रॉप किया कि भैया इसका क्या आउटकम निकला है, कोई आउटपुट है या फिर आप बस ज़बरदस्ती खींचे जा रहे हो इस चीज़ को। तो उन्होंने फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे कंफर्मेशन दी कि आपका जो ट्रैवल प्लान है वो ट्रैवल प्लान हमने अपडेट कर दिया है, नाउ यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड। एंड बाकायदा मैंने फिर उसके बाद डेबिट कार्ड अपना यूज़ करने का ट्राई किया वियतनाम में, एंड वियतनाम में चल भी रहा था। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, यानी मुझे एक प्रॉपर रेजोल्यूशन मिलने में तकरीबन 7 वर्किंग डेज़ का टाइम लगा, जो कि अमूमन 3 दिन में हो जाता है, बट मुझे 7 दिन का समय लगा। अब आप इमेजिन करो, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस बारे में पता नहीं होगी, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ट्रिप ही होगा 7 दिन का। आप उनको 7 दिन के बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे भी दोगे तो फिर उससे क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सिचुएशन हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार इनके पास अगर ये बोल रहे हैं कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये ब्लैक लिस्ट की गई हैं एंड इनको वाइट लिस्ट करना पड़ता है आपके ट्रैवल करने से पहले, तो आपको उसके लिए अपनी डिटेल शेयर करनी पड़ेंगी एंड तब हम उसको वाइट लिस्ट करेंगे एंड आप फिर उसके बाद नियो का कार्ड यूज़ कर पाओगे। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, नियो से बिफोर हैंड एक लिस्ट मंगा लेते हैं जिसमें मेंशन होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने ब्लैक लिस्ट करके रखा है एंड उनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको वाइट लिस्ट किया जा सकता है। तो मैंने वियतनाम से आने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद उनको एक मेल भेजा। ये मेल मैंने उनको थर्सडे को भेजा कि क्या आप मुझे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड है नियो या इक्विटास के तरफ से ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस या जो भी कंसर्न्स हैं, कि आप मुझे लिस्ट भेज सकते हैं। उनका रिप्लाई ट्यूसडे को आया। अब आप क्लियरली सोच सकते हैं कि मैंने मेल किया ट्यूसडे को नहीं, मैंने मेल किया थर्सडे को एंड रिप्लाई मुझे आया ट्यूसडे को, यानी तकरीबन, और मैंने मेल भी मॉर्निंग में किया था। तो थर्सडे फुल वर्किंग डे, फ्राइडे फुल वर्किंग डे, सैटरडे वाज आल्सो अ वर्किंग डे उस वीक में, बट ठीक है उसको कंसिडर नहीं करता। मंडे वाज अ फुल वर्किंग डे। 3 से 4 दिन उनको लगे लिस्ट जमा करके मुझे रिवर्ट करने में, बट थैंक गॉड लिस्ट आ गया। मैं वो लिस्ट यहाँ पे रेफरेंस में डाल दूँगा। अगर आप इनमें से कोई भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपका ट्रैवल करने का प्लान है तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप चेक कर लें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आप ट्रैवल कर रहे हो जो ब्लैक लिस्ट नियो के तरफ से हैं एंड क्या उसको वाइट लिस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आप मेल करेंगे एंड उसके साथ जो भी डिटेल्स हैं वो भी आपको उनको भेजना पड़ेगा, जैसे आपका पासपोर्ट का फ्रंट का जो बायो पेज है उसका फ़ोटो, उसके अलावा आपको अपना वीज़ा अगर लगता है तो, उसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार और टिकट्स की कॉपी भेजनी पड़ेगी उनको। तो ये हुआ। अब आप इमेजिन कर सकते हो 4 दिन उनको लगे वो लिस्ट को भेजने में। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? नहीं। जनवरी के महीने में मैं फिर से ट्रैवल कर रहा था। इस बार मैंने लिस्ट चेक की उनकी, मैंने देखा कि जो भी कंट्री ब्लैक लिस्टेड हैं एंड उनको वाइट लिस्ट किया जा सकता है बिफोर हैंड एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू। तो मैंने उन सारी कंट्रीज़ जिनको मुझे ट्रैवल करना था और वो ब्लैक लिस्ट में थे, उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी वो मैंने नियो को जाने से पहले, इंडिया छोड़ने से पहले मैंने उनको मेल कर दिया। उन्होंने मुझे रिवर्ट किया कि हमने आपका ट्रैवल प्लान जो है वो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। यहाँ तक सब कुछ सही है। कहानी में आता है अब एक नया ट्विस्ट।
ट्विस्ट कुछ इस तरीके से है कि मैं लाओस ट्रैवल कर रहा था। लाओस में जब एंटर हुआ तो लाओस में एंटर हुआ सैटरडे को मैंने बहुत सारे तकरीबन 50 से ज़्यादा एटीएम में वियंटियान जो उनकी इनके कैपिटल सिटी है वहाँ पे अलग अलग एटीएम्स में ट्राई किया। पहले मुझे लगा कि लाओस की जो बैंक्स हैं क्या उनके साथ कोई इशू हो सकता है, तो मैंने लाओस के जितने भी बैंक्स हैं उन सारे बैंक्स में अपने एटीएम कार्ड को ट्राई किया कि एक बार चला के देखते हैं, मे भी हो सकता है कि इस बैंक में नहीं चल रहा हो तो दूसरे बैंक में ट्राई करते हैं। तकरीबन 50 एटीएम मशीन्स मैंने ट्राई की, कहीं पे भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि यार मे भी हो सकता है कि लाओस में जो सेंट्रलाइज्ड बैंक्स हैं केवल उनके लिए इशू हो। तो मैंने सोचा कि जो बड़े बैंक्स होते हैं जो MNCs की तरह बिहेव करते हैं, अलग अलग जगह पे ऑपरेट करते हैं, जैसे HSBC हो गया या फिर ANZ हो गया, ठीक है, या फिर सिटी बैंक हो गया, तो इस तरीके का कोई बैंक ढूंढता हूँ जिसका प्रेजेंस हो अलग अलग कंट्री में। मे भी हो सकता है उनका ATM यूज़ करूँ तो मुझे कैश विड्रॉ करने में हेल्प हो जाए। मैंने बहुत सारी ATMs खोजी, मुझे एक तो मिला नहीं, जो मिल भी रहे थे वो भी लोकल्स ही थे, मतलब थाईलैंड के बैंक थे या फिर वियतनाम के बैंक थे, या फिर एक मुझे बड़ा बैंक जो दिखा वो था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंक, ANZ बैंक। तो उसके ATM में गया, वहाँ पे भी पैसे विड्रॉ नहीं हुए। मैं एकदम परेशान हो चुका था। हालांकि मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ी उस रात, मतलब ऑब्वियसली भाग रहा था इधर से उधर ज़रूर, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ लाओशियन किप थे, तो उसके वजह से मेरा काम हो गया इनिशियली। ओके, तो फिर मैंने इक्विटास को और नियो को एक साथ मेल एक ड्रॉप किया। मैंने उनको बोला मैं लाओस में हूँ, आपके लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो आपने मेंशन की थी उस लिस्ट में तो ये आता नहीं है लाओस, तो फिर अब मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो इक्विटास की तरफ से एक रिप्लाई आया तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद। मैंने ट्विटर पे भी इस इशू को एस्केलेट ऑलरेडी करके रखा था, एंड उनका 2 से 3 दिन के बाद एक रिप्लाई, आपका कार्ड ऑलरेडी एक्टिव है, लाओस आपके ट्रैवल प्लान में अपडेटेड नहीं है, आप अपना ट्रैवल प्लान अपडेट कर सकते हैं नियो के हेल्प से। नियो तो भैया पहले ही बोल देता है कि इक्विटास से कनेक्ट करें, हमारे पास तो कोई डिटेल ही नहीं है, एंड ऐप में भी कोई ऑप्शन नहीं दिखता। नियो ग्लोबल के ऐप में ज़रूर दिखता है ट्रैवल प्लान अपडेट करना, बट नियो एक्स के प्लान ऐप में आपको ऑप्शंस नहीं दिखेंगे ट्रैवल प्लान अपडेट करने के लिए। फिर मैंने उनको एक रिप्लाई भेजा कि आपने जो डिटेल्स मुझे भेजी हैं कि सिक्योरिटी रीजंस के वजह से आप इस कंट्री में कार्ड नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो आप मुझे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ भेजें। मुझे ऐसा लगा कि ये सेम रिस्पांस उन्होंने पहले भी दिया था मुझे, जब मैं वियतनाम में लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था। उन्होंने बोला सिक्योरिटी रीजंस के वजह से आपका कार्ड जो है वो ब्लैक लिस्टेड कंट्री में है एंड आप वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपको वाइट लिस्ट करानी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि मे भी हो सकता है लिस्ट अपडेट हो गया हो एंड लाओस अभी नए लिस्ट में ऐड हुआ हो एंड आप वाइट लिस्ट करेंगे लाओस को, फिर चलने लगेगा। तो मैंने उनसे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ फिर मांगी। उनका रिप्लाई 3 दिन के बाद आया फिर से लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के साथ, एंड उसमें लाओस अगेन मेंशन्ड नहीं था। फिर मैंने उनको बोला कि आपने जो मुझे डिटेल्स शेयर की हैं उसमें तो मुझे दिख नहीं रहा है कि लाओस का नाम है, अगेन फिर से। तो उनका रिप्लाई आया बहुत ही स्ट्रेंज, मैं अभी स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा। उन्होंने बोला आपका अकाउंट एक्टिव है, आपका कार्ड जो है वो रेगुलर स्टेटस में है, अकाउंट ओपन स्टेटस में है, एंड हमने देखा है कि आपने रीसेंट ट्रांजेक्शन्स भी किए हैं। उन्होंने ये नहीं देखने की जहमत की कि मैं लाओस में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं वियतनाम में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं थाईलैंड में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं सिंगापुर में ट्रांजैक्शन, उनको इनसे जो मतलब नहीं है। उनको दिख रहा है मैंने ट्रांजैक्शन की है, इसका मतलब मेरा कार्ड चल रहा है, टिकट क्लोज, प्रॉब्लम सॉल्व, उनके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा बाकी बैंक्स के भी जानकारियों को देखते हैं। वियतनाम में था, HDFC के कार्ड से एक ट्रांजैक्शन किया मैंने, 12 गो एशिया पे वो ट्रांजैक्शन थी। मैंने एक टिकट बुक किया था फ्रॉम नट्रांग टू शायद दनांग या फिर दलात, इन दोनों में से कोई एक टिकट मैंने बुक की थी, बस की टिकट थी। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई। इन्होंने मुझे एक इंटीमेशन मैसेज ड्रॉप किया मेरे व्हाट्सएप पे मेंशनिंग कि आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, क्या आप वो हो। मैंने इंटीमेशन को येस किया, उनके रिस्पांस में येस मेंशन किया कि हाँ मैं ही वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इन्होंने कार्ड ब्लॉक कर दिया, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कार्ड भी ब्लॉक्ड। फिर मैंने सोचा कि मे भी हो सकता है डेबिट कार्ड से प्रॉब्लम हो रहा हो, क्रेडिट कार्ड पे ये काम किया, अगेन कार्ड ब्लॉक्ड। फिर मैंने सोचा कोटक में करके देखते हैं। कोटक में ट्रांजैक्शन किया तो वो ट्रांजैक्शन को ऑथराइज़ करने के लिए मुझे कॉल कर रहे थे मेरे इंडिया के नंबर पे,
रोमिंग मैंने ऑलरेडी डलवा के रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली रोमिंग मेरी बंद हो गई थी। एंड मैंने नया पैक जो है रोमिंग का, इंटरनेशनल रोमिंग का, वो नहीं किया था, तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता था। मतलब करता तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, बट उन्होंने वो चीज़ सुनी नहीं। मैंने उनको इमीडिएटली एक मेल भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने HDFC को मेल भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। फिर HDFC को मैंने पूरे सारे डिटेल्स, ये जो सारा ताम झाम है ना नियो को जो मैंने भेजा है, वही सारा ताम झाम मैंने HDFC को भी भेजा एंड फिर कोटक को भी भेजा। एंड उसके बाद मेरा कार्ड एक्टिवेट हुआ। कोटक ने तो कार्ड एक्टिवेट ही नहीं किया। कोटक ने तो मुझे क्लियरली बोल दिया कि अगर इस वेंडर, इस मर्चेंट के थ्रू अगर आपका फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन होता है एंड अगर वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है तो हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे। फिर मुझे नया कार्ड एक इशू कराना पड़ा कोटक से। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन है। आप जब कभी भी अपना कार्ड बाहर यूज़ करोगे, यूजुअली आप नोटिस करोगे कि आपके कार्ड में पिन भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये किस तरीके का सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी दिखाना है तो हर जगह पे सिक्योरिटी दिखाओ, तो वहाँ पे दिखाते नहीं हैं। तो इन शॉर्ट बहुत सारी परेशानियाँ मुझे फेस करनी पड़ी। मुझे लगता है कि लॉज जो हैं वो हर किसी के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए, हर बैंक्स की तरफ से यूनिफॉर्म होने चाहिए, बट हुआ नहीं। एंड इनके जो सिस्टम्स हैं ये बिल्कुल भी कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, क्यों कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। कार्ड को डीएक्टिवेट होने से एक्टिवेट कराने या फिर ब्लैक लिस्टेड कंट्री से वाइट लिस्टेड कंट्री में ट्रैवल करने के दौरान जो स्ट्रगल्स हैं वो तो सोच ही नहीं सकता मैं। अच्छा, अलग अलग बैंक्स की अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मेरा कहना है कि अगर नियो ने ब्लैक लिस्ट करके रखा है सपोज़ वियतनाम को, वहाँ पे मेरा HDFC का कार्ड क्यों चलता है? नहीं चलना चाहिए। कोई भी कंट्री को अगर ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है तो वो रूल्स तो सारे बैंक्स पे एप्लीकेबल होनी चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है। नियो ने जिन सेट ऑफ कंट्रीज़ को ब्लैकलिस्ट किया है, HDFC ने उन सेट ऑफ कंट्रीज़ को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है। अब आपको हर कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सिक्योरिटी रीज़न से नियो का कार्ड लाओस में नहीं चल रहा था, अंडरस्टूड, वेल एंड गुड, बट HDFC का कार्ड चल रहा था, डेबिट कार्ड भी चल रहा था। एंड बाकायदा उनके तरफ से मुझे कोई मेल इस बार ट्रिगर नहीं हुआ, ना किसी तरह का कोई इंटीमेशन आया, ना व्हाट्सएप पे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन किया गया। एकदम स्ट्रेट ट्रांजैक्शंस हुई, किसी तरह का कोई परेशानी मुझे फेस नहीं करना पड़ा। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि ये दो तरीके का क्यों सिस्टम है एंड लोग इस तरीके को किस तरीके से अडेप्ट करेंगे, कैसे समझेंगे। किसी को अगर 20 कंट्री एक्सप्लोर करना है तो क्या वो 20 बार इंटीमेशन भेजेगा? उसके पास 4 अकाउंट है तो क्या वो 4 जगहों पे ये मेल भेजेगा? 4 बैंक्स अकाउंट है, अगर आपको चारों को एक्टिव करना है तो उस केस में आपको 80 मेल्स भेजने पड़ेंगे। आई हैव नो क्लू एंड आई हैव नो आइडिया कि ये चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। कहीं किसी जगह पे चलता है, किसी जगह पे नहीं चलता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मैंने जो सोल्यूशंस अपनाई थी, सबसे पहले उसको बताता हूँ। मैंने वियतनाम में जब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, मैंने अपने सारे के सारे POS और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अपने अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड से किए थे, जिससे मुझे आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ना किसी तरह का कोई इंटीमेशन आया है। सेकेंडली, मैंने जो भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस थी वो मेरी एक सिंगापुर की बैंकिंग कंपनी है DBS, उनके कार्ड के थ्रू मैंने ट्रांजैक्शन किया था। अगेन किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह के कोई इश्यूज़ नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं, सारे ट्रांजैक्शन स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब कभी भी ट्रैवल करो, अपने पास 2-3 कार्ड एक्स्ट्रा एक्टिवेटेड स्टेट में रखो। आपको नहीं पता कि कब कौन सा कार्ड चलेगा और कौन सा कार्ड नहीं चलेगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और नहीं तो अगर आप करेंसी कैरी कर सकते हैं तो करेंसी कैरी करें, लेकिन करेंसी का भी एक लिमिट होता है, कितना करेंसी कैरी करोगे। मान लो करेंसी ही एग्जॉस्ट हो गया, लंबे ट्रिप पे हो और करेंसी सारा आपका एग्जॉस्ट हो गया, फिर क्या करोगे? कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-3 कार्ड्स अपने पास रखें। कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करके रखें। बैंक से कंफर्म करके रखें कि उस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा। कम से कम 1 या 2 बैंक्स के साथ ये चीज़ कंफर्मेशन आप ऑलरेडी लेके रखें। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या कि सोल्यूशन बताता हूँ, नियो की तरफ से क्या सोल्यूशन है जो आप कुछ कंट्रीज़ में तो आपके लिए काम करेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ में नियो का कार्ड चलता भी है, जैसे थाईलैंड में आप जाओगे नियो के कार्ड में कोई इशू नहीं है, आप कंबोडिया जाओ नियो के कार्ड में कोई इशू नहीं है, आप सिंगापुर जाओ कोई इशू नहीं है, आप हांगकांग जाओ, मकाओ जाओ, यूरोपियन साइड किसी भी कंट्री में जाओ, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गल्फ़ में कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ जाओगे आप, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दे के रखी है, फिर से स्क्रीन पर डाल दूंगा। इनमें से कोई भी कंट्री में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, चेक कर ले कि क्या उस कंट्री को वाइट लिस्ट किया जा सकता है। अगर वाइट लिस्ट किया जा सकता है, नियो को एक मेल भेजें, नियो को नहीं भेजें एक्चुअली, इक्विटास को एक मेल भेजें एंड उनको बोले कि मेरा कार्ड जो है वो इस डेट से इस डेट के बीच में वाइट लिस्ट किया जाए इस पर्टिकुलर कंट्री में ट्रांजैक्शंस के लिए, तो आपके कार्ड को एक्टिवेट किया जाएगा। एक दूसरा सोल्यूशन आपके पास ये है, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी बताया है, कि कम से कम 2 या 3 कार्ड जो हैं उसको अपने पास एक्टिवेटेड स्टेट में रखें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्टिवेट करें, ज़रूरत पड़े तो बैंक से बात करें एंड अच्छा पैसा अपने पास रखें सेव करके। करेंसी जो है वो अच्छा कैरी करे, ठीक ठाक अमाउंट कैरी करें, ताकि अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो तो आपके पास करेंसी एम्पल हो एंड आप उसको यूज़ करके लोकल करेंसी जो है वो एक्वायर कर सकें, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो मैं आपको दूंगा, एंड मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ ये, क्योंकि इसमें कमीशन काफ़ी लगता है, बट वर्स्ट केस वर्स्ट, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, किसी तरह का कोई सोल्यूशन आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर आप वेस्टर्न यूनियन यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन में आपको बेसिकली जिस कंट्री से आपको पैसा मंगवाना है वहाँ के वेस्टर्न यूनियन आपको एक ब्रांच में जानी पड़ेगी, वहाँ पे आपका पैसा आपके लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपको अपने कंट्री में, जिस कंट्री में आप हैं वहाँ के वेस्टर्न यूनियन में जाना होगा और आपको वहाँ पे आपका पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें कमीशन काफ़ी ज़्यादा होता है एंड मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन वर्स्ट केस अगर कुछ भी ना चले तो फिर यही ऑप्शन रह जाता है। वियतनाम के नट्रांग वाले वीडियो में मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, तो मैंने सोचा कि ये डिटेल में आपके साथ अभी शेयर करता हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ लाओस से रिलेटेड डिटेल्स के लिए इक्विटास की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक। इस तरह के वीडियोस को कंपाइल करने में, डिटेल सारा लेके आने में बहुत मेहनत लगता है एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए आपके ट्रैवल करने के दौरान हेल्प करेगी, आपको प्लान करने में। अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा हेल्प होगी। शेयर करें उन लोगों के साथ जो कार्ड से डिपेंडेंट होकर ट्रैवल करते हैं एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह के और डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मेरी अभी वियतनाम की सीरीज़ चल रही है, अगर आप वियतनाम की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस जो हैं वो उसकी प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा।